Welcome to session 2 of chapter Inverse Trigonometric Functions. In session 1, we studied that what is meant by a one-one function, what is meant by an onto function, and what is meant by a one-one and onto function. So today we are going to study what is an invertible function. बहुत इजी है इस बात को समझना कि एक इन्वर्टिबल फंक्शन क्या होता है. ठीक, अगर हम ये आइडेंटिफाई कर पाए कि कोई फंक्शन वन वन और ऑन टू है या नहीं, तो हम ये इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि वो फंक्शन इन्वर्टिबल है या नहीं. तो एक सिंपल सी डेफिनेशन है दैट अ फंक्शन विच इज बोथ वन वन एंड ऑन टू ओवर द गिवन डोमेन इज सेड टू बी एन इन्वर्टिबल फंक्शन. ठीक, अगर कोई भी फंक्शन है जो किसी एक पर्टिकुलर डोमेन पर वन वन भी है और ऑन टू भी है, मतलब वो वन वन की कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रहा है एंड ऑन टू की कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो इन दैट केस सच अ फंक्शन इज नोन एज एन इन्वर्टिबल फंक्शन. राइट, एन इन्वर्टिबल फंक्शन इज अ फंक्शन विच इज बोथ वन वन एंड ऑन टू, या मैं और आसान भाषा में कहूं तो अ बाइजेक्टिव फंक्शन is an invertible function. Next important point is that if we have a function f from a to b which is an invertible function. ठीक, अगर मैं कह रहा हूं कि f जो है वो एक invertible function है, ठीक, तो उसका जो इनवर्स होगा f का वो डिनोट किया जाता है by f इनवर्स एंड डिफाइन किया जाता है as f इनवर्स from b to a. मतलब आपने अगर इसमें ऑब्जर्व किया हो तो पहले f जो था वो फंक्शन डिफाइंड था a से b की तरफ. ठीक, और f इनवर्स जो है अगर एग्जिस्ट किया तो वो डिफाइन होगा b से a की तरफ. ठीक, अब अगर ये फंक्शन f जो है, अगर ये जो फंक्शन f है, इफ दिस फंक्शन f बिकम्स अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, if this function f becomes a trigonometric function, then f inverse will be known as inverse of this trigonometric function, inverse of trigonometric function. Right? ठीक है ना, इनवर्स कहलाएगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का. तो इसी तरह से मैं कह सकता हूं कि साइन फंक्शन का जो इनवर्स होगा वो होगा साइन इनवर्स. ठीक, तो अगर साइन एक्स लिखा है तो साइन इनवर्स एक्स उसका इनवर्स फंक्शन होगा. कॉस का इनवर्स डिनोट होगा कॉस इनवर्स से, टैन का इनवर्स डिनोट होगा टैन इनवर्स से, कॉट का इनवर्स डिनोट होगा कॉट इनवर्स से. ठीक, सेक का इनवर्स डिनोट होगा सेक इनवर्स से, और साइन का कोसेक का इनवर्स डिनोट होगा बाय कोसेक इनवर्स. सो आई गेस I am very clear कि what is meant by an inverse trigonometric function. ठीक, अब हम बात करेंगे अपने सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में. ठीक, जो हम क्लास 11th में थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डोमेन और रेंज के बारे में. तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि क्या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो हैं वो वन वन और ऑन टू होते हैं अपने डोमेन पे. और इस चीज को जानने के लिए कि क्या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस वन वन और ऑन टू हैं अपने डोमेन पे या नहीं, पहले तो ये जानना जरूरी है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डोमेन और रेंज होता क्या है. ठीक, तो सबसे पहले हम जानते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डोमेन और रेंज क्या होता है. सो लेट अस टॉक अबाउट सम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंड देयर डोमेन एंड रेंज which we have already studied in class 11. हमने ये पढ़ा था कि साइन फंक्शन के लिए जो डोमेन होता है वो एक रियल नंबर होता है, और रेंज जो है वो -1 से 1 होता है इंक्लूडिंग -1 एंड 1. सिमिलरली फॉर कॉस फंक्शन द डोमेन इज द सेट ऑफ रियल नंबर्स एंड द रेंज अगेन इज -1 to 1 including -1 and 1. Then for tan function the domain is all real numbers, but since we know that tan theta is sine upon cos, therefore cos should not be equal to 0, and we know that cos is 0 for all the values of
theta belonging to 2n plus 1 pi by 2. So we subtract these values from all the real numbers. So the domain for tan theta is r minus 2n plus 1 pi by 2 and the range is all real numbers. Similarly, for cot theta, the domain is r minus n pi because cot theta is cos upon sine. And we know that sine theta is 0 for all the values belonging to n pi. Therefore, cot theta के लिए जो रेंज होता है वो r minus n pi होता है. sec थीटा के लिए जो रेंज होता है वो r minus 2n plus 1 pi by 2 होता है. Obvious reasons, cos थीटा 0 नहीं होना चाहिए. और cosec थीटा के लिए अगेन r minus n pi होता है. और दोनों के लिए रेंज जो है वो ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट -1 से 1 वाला इंटरवल, जिसमें -1 और 1 इंक्लूड नहीं होते हैं. मतलब sec थीटा -1 और 1 वैल्यू अटेन कर सकता है. ये तो हम चीजें पढ़ चुके हैं. अब मैं अगर नेचर की बात करूं तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर इन डोमेन को मैं कंसिडर करूं, इफ आई वाज टू कंसिडर दिस डोमेन, दैट मीन्स मैं इस फंक्शन को यहां से यहां तक डिफाइन करता. अगर मैं साइन एक फंक्शन लेता विच वॉज डिफाइंड फ्रॉम रियल नंबर टू दिस इंटरवल -1 to 1, या कॉस एक फंक्शन लेता जिसको मैं डिफाइन करता फ्रॉम रियल नंबर टू -1 to 1, या फिर मैं tan एक फंक्शन लेता और उसे मैं डिफाइन करता फ्रॉम दिस डोमेन टू दिस रियल नंबर. इसी तरह से कॉट फंक्शन को डिफाइन करता फ्रॉम दिस टू दिस, या सेक को डिफाइन करता फ्रॉम दिस टू दिस, कोसेक को भी डिफाइन करता फ्रॉम दिस टू दिस. ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूं कि इस डोमेन पर इनमें से कोई भी फंक्शन 1 नहीं है. ऑन टू तो है. ऑन टू इसलिए है क्योंकि -1 से 1 तक की हर एक वैल्यू को कोई ना कोई पॉइंट मिल जाएगा डोमेन में. ठीक, -1 से 1 तक एवरी एलिमेंट विल बी द इमेज ऑफ सम एलिमेंट इन द डोमेन. बट अगर मैं 1 होने की बात करूं तो ये फंक्शन 1 नहीं है, बिकॉज 1 होने के लिए कंडीशन ये जरूरी थी कि डोमेन में लाई करने वाले हर एक पॉइंट की इमेज अलग आनी चाहिए. लेकिन अगर मैं इस फंक्शन को कंसिडर कर लूं, साइन फंक्शन को, और मैं इसको डिफाइन कर दूं फ्रॉम रियल नंबर टू -1 से 1 वाला इंटरवल, सो वी नो इन दिस केस कि बहुत सारे ऐसे पॉइंट होंगे इसमें जिस पर वैल्यू सेम आएगी. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम 0 लेंगे तो इमेज 0 की 0 आएगी. π/2 लेंगे फिर से 0 आएगी. सॉरी, पाई लेंगे तो फिर से 0 आएंगी. 2π लेंगे फिर से 0 आएगी. 3π लेंगे फिर से 0 आएगी. 4π लेंगे फिर से 0 आएगी. -π की फिर से 0, -2π अगेन 0. सो वी कैन सी दैट देयर आर lot of elements in the domain of sine function. For example, -π, -2π, 0π, 2π, 3π, all of which are having a common image, and that common image is 0. Then अगर मैं 1 की बात करूंगा तो π/2 पे मुझे 1 मिलेगा. ठीक है, π/2 पे मुझे 1 मिलेगा. उसके बाद जब मैं आगे बढ़ूंगा तो π/2 के बाद जो नेक्स्ट इंटरवल आएगा 5π/2, उस पे मुझे 1 मिलेगा. तो इस तरह से करके 1 भी मुझे कई पॉइंट्स पे मिलेगा, है कि नहीं. 1 भी मुझे कई पॉइंट्स पे मिलेगा. π/2 पे मिलेगा, 5π/2 पे मिलेगा, एंड सो ऑन. अलग अलग पॉइंट्स पे सेम इमेज मिलेगी. मतलब डोमेन में लाई करने वाले कई पॉइंट्स पर मुझे इमेज सेम मिलेगी. तो ये फंक्शन 1 नहीं होगा. सेम इसी तरह से कॉस फंक्शन के लिए भी आप देखेंगे कि अगर मैं इसका डोमेन कंसिडर करूं, कॉस फंक्शन का डोमेन कंसिडर करूं, तो कॉस फंक्शन में मैं जानता हूं कि π/2 पे 0 मिलेगा मुझे. ठीक है ना. फिर 3π/2 पे 0 मिल जाएगा. फिर 5π/2 पे 0 मिल जाएगा. तो हम देख सकते हैं कि डोमेन में लाई करने वाले कई पॉइंट्स की इमेज जो है वो सेम आ जाएगी. तो मतलब ये फंक्शन यहां पे भी 1 नहीं होगा. इसी तरह से फॉर अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन will be onto but not 1. That's what I have written, that all the trigonometric functions are onto but not 1 over the given domain. Over the given domain, जो भी इनका डोमेन दिया हुआ है उस पे ये onto तो है but 1 नहीं है. और क्योंकि ये 1 नहीं है, सिर्फ onto है, मतलब ये बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं है. और मैंने आपको यही बताया अभी थोड़ी देर पहले कि
जब फंक्शन बाइजेक्टिव होगा तभी इन्वर्टिबल होगा। मतलब ये जो फंक्शन है वो इन्वर्टिबल फंक्शन नहीं है ओवर द गिवन डोमेन। ठीक है, मतलब ये जो फंक्शन है ये इन्वर्टिबल फंक्शन है ही नहीं। अगर इस फंक्शन की मैं बात करूं तो दिस इज नॉट एन इन्वर्टिबल फंक्शन, दिस इज नॉट एन इन्वर्टिबल फंक्शन। अब अगर इसको इन्वर्टिबल बनाना है, अगर इसको इन्वर्टिबल बनाना है तो इसके डोमेन को चेंज करना पड़ेगा और इसके डोमेन को कुछ ऐसा लेना पड़ेगा, कुछ ऐसा कंसीडर करना पड़ेगा जिस पर ये 1 1 ऑन 2 हो जाए, जिस पर ये 1 1 ऑन 2 हो जाए। सो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं रिस्ट्रिक्टिंग द डोमेन। सो मैंने लिखा है सो वी नीड टू रिस्ट्रिक्ट देयर डोमेन to make them 1 1 and onto and hence an invertible function. मतलब in order to make this function both 1 1 as well as onto, हमें इसके डोमेन को चेंज करना पड़ेगा, हमें इसके डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, तब जाके ये जो फंक्शन है ये 1 1 और onto दोनों हो पाएगा। अब ये प्रोसेस कैसे करेंगे, उसके लिए मैं आपको sin x का खाली ग्राफ कंसिडर करूंगा और उस ग्राफ के थ्रू मैं आपको बता दूंगा कि कैसे हमने उसके डोमेन को रिस्ट्रिक्ट किया। So I have taken a function sine which has been defined from all real numbers, set of all real numbers to a set which contains all the values from -1 to 1 including -1 and 1। ठीक है, तो ये बेसिकली मैंने एक फंक्शन कंसिडर किया है, ठीक है, जिसका डोमेन जो है वो सेट ऑफ रियल नंबर्स है और रेंज जो है वो -1 से 1 है। ऐसा हम क्लास 11th में पढ़ चुके हैं। सो इफ आई कंसिडर द ग्राफ ऑफ साइन फंक्शन, ठीक है, अगर हम साइन फंक्शन के ग्राफ को कंसिडर करें तो हम जानते हैं कि साइन फंक्शन का जो ग्राफ है वो 1 से लेके -1 के बीच में ऑस्किलेट करता रहता है, ठीक है ना। तो ये 0 से स्टार्ट करेंगे, π/2 पर 1 हो जाएगा, पाई पर 0 हो जाता है, 3π/2 पर -1 हो जाता है, 2π पर 0 हो जाता है। ये सारी बातें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। -π/2 पे अगेन -1 होगा। मैं सारे पॉइंट्स मार्क कर दे रहा हूं और जल्दी से इनको ज्वाइन करूंगा। 3π/2 पे अगेन इट्स -1, 2π पे 0, फिर -2π पे अगेन 0। ठीक है, तो ग्राफ कुछ इस तरह का बनेगा। एंड फर्दर इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, राइट। सो नाउ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू पीपल टू अंडरस्टैंड कि अगर मैं थ्रू आउट द डोमेन ले लूं तो मैं देख सकता हूं कि 0 पर 0 आई, पाई पर 0 आई, 2π पर 0 आई, -2π पर 0 आई। तो मतलब बहुत सारे पॉइंट्स, डोमेन में लाए करने वाले बहुत सारे पॉइंट्स पर इमेज जो है वो सेम मिल रही है, तो ऑब्वियस सी बात है फंक्शन 1 1 नहीं है। सो दैट्स व्हाई वी नीड टू चेंज दिस पर्टिकुलर डोमेन, ताकि ये फंक्शन 1 1 हो जाए, क्योंकि ये onto तो है ही है, इस इंटरवल पर onto है फॉर श्योर है, लेकिन इसको 1 1 बनाने के लिए हमें इसको फिर से डिफाइन करना पड़ेगा ओवर अ न्यू डोमेन। ठीक है, तो अगर मैं देखूं तो ये फंक्शन का अगर मैं ये पार्ट देखूं जो मैंने देखिए रेड से हाईलाइट कर दिया, रेड से क्रॉस किया है, फंक्शन यहां से लेके यहां तक, मतलब π/2 से लेके इसके करस्पॉन्डिंग ये पॉइंट जो है वो π/2 है और इसके करस्पॉन्डिंग जो पॉइंट है वो 3π/2 है। सो π/2 से लेके 3π/2 तक जितने भी पॉइंट्स हैं उन सब पर, π/2 से लेके 3π/2 तक जितने भी पॉइंट्स हैं उस सब पर ये जो फंक्शन है अलग अलग वैल्यूज दे रहा है। दैट मीन्स इन दिस इंटरवल द फंक्शन इज 1 1, बिकॉज इन दिस इंटरवल it can easily be seen, it can easily be observed that each point lying in this interval from π/2 to 3π/2 has a unique image under the sine function, right? π/2 से लेके 3π/2 तक आप कोई भी पॉइंट लेंगे, सब पे आपको अलग अलग इमेज मिलेगी। इसी तरह से आगे भी हम देख सकते थे, अगर हम ग्राफ को आगे बढ़ाते तो 3π/2 से 5π/2 आगे चाहो तो बढ़ा लो, ठीक है,
उसके बाद एक पॉइंट आएगा 5π/2, इस पे फिर से 1 हो जाएगी, फिर 3π पे फिर से 0 हो जाएगी। ठीक है, अगेन अगर मैं देखूं, इसको मैं ग्रीन से कर दे रहा हूं, अगर मैं 3π/2 से 5π/2 तक देखूं, तो फिर से इस इंटरवल तक 3π/2 से लेके 5π/2 इस वाले इंटरवल तक ये फंक्शन फिर से 1 है। ठीक है, अगर इसी तरह से मैं -π/2 से π/2 की बात करूं, इस इंटरवल पे बात करूं, -π/2 से π/2 वाले इंटरवल पे बात करूं, तो इस पे भी फंक्शन 1 है। दैट मीन्स ये जो पूरा रियल नंबर का जो डोमेन था, इट हैज बीन डिवाइडेड इनटू सर्टेन ब्रांचेस, सर्टेन इंटरवल्स। ठीक है, एंड आउट ऑफ ऑल दीज इंटरवल्स देयर हैज बीन स्पेसिफिकली टेकन वन इंटरवल जिसको हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कहते हैं। तो इनमें से हमने एक ब्रांच उठा ली है। ठीक है, वो ब्रांच है आपकी -π/2 से π/2। वो ब्रांच क्या है आपकी? -π/2 से π/2, और इस ब्रांच को हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कहते हैं। तो अगर मैं इस फंक्शन को फिर से डिफाइन कर दूं, साइन फंक्शन को अब की बार मैंने नए तरीके से डिफाइन किया, और वो क्या था? डोमेन को चेंज कर दिया, डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दिया, ऐसा डोमेन पिक किया जिसपे फंक्शन 1 और ऑन2 दोनों था। मतलब -π/2 से लेके π/2 वाला इंटरवल चूज कर लिया मैंने। ठीक है, और डोमेन और रेंज तो आपका वही -1 से 1 था। तो इस तरह से जब मैंने फंक्शन को डिफाइन किया, तो इस केस में फंक्शन जो है वो 1 भी हो गया और ऑन2 भी हो गया, और अब जाके ये इन्वर्टेबल फंक्शन बन गया। या फिर ऐसे डिफाइन ना करता, मैं ऐसे कर लेता π/2 से 3π/2 तक, और फिर -1 से लेके 1 तक। तो ये बहुत सारे तरीके हो सकते थे। ठीक है, बहुत सारे तरीके हो सकते थे। π/2 से 3π/2 हो सकता था, 3π/2 से 5π/2 हो सकता था, 5π/2 से 7π/2 हो सकता था। डोमेन को बहुत अलग अलग चेंज कर सकते थे। तो आउट ऑफ ऑल दीज डोमेन्स वन स्पेसिफिक ब्रांच हैज बीन टेकन एज द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, और वो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच जो है वो -π/2 से π/2 है। तो इस पर्टिकुलर, अगर हमने साइन फंक्शन को इस तरह से डिफाइन किया, ठीक है, तो इस फंक्शन इस तरह से डिफाइन करने पर साइन फंक्शन जो है, ठीक है, इज बोथ 1 एंड ऑन2, और क्योंकि ये दोनों 1 एंड ऑन2 है, देयरफॉर इट इज एन इन्वर्टेबल फंक्शन। और अगर अब ये इन्वर्टेबल फंक्शन है, अगर अब ये इन्वर्टेबल फंक्शन है, तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, और इसका इनवर्स फाइन इनवर्स होगा। और मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले इनवर्स इन्वर्टेबल फंक्शन स्टार्टिंग में पढ़ाया था कि इन्वर्टेबल फंक्शन जब एग्जिस्ट करता है तो क्या करना होता है? खाली चेंज करना होता है, यानी कि -1 से 1 डोमेन बन जाएगा, और रेंज आपका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच -π/2 से π/2 ये एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, सो दिस इज द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच फॉर साइन इनवर्स फंक्शन। और कैसे आई ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, वो मैंने आपको पूरा ग्राफ के थ्रू समझाया, राइट। इसी तरह से अगर मैं एक दूसरा फंक्शन कंसिडर कर लूं, कॉस फंक्शन, तो कॉस फंक्शन के केस में खाली ग्राफ चेंज हो जाएगा, बाकी प्रोसेस वही रहता है। तो मैं एक कॉस फंक्शन भी आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा, एंड उसके बाद हम लोग बाकी सारे जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांचेस हैं वो याद कर लेंगे। सबका ग्राफ डिस्कशन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ग्राफ आज तक हमारे सिलेबस में है भी नहीं। सो बेसिकली इतना काफी है। हाँ, अगर आप चाहो तो मैं एक साइन इनवर्स का ग्राफ आपको जरूर बना के दिखा देता हूँ, ताकि इन फ्यूचर यू कैन टेक अ रेफरेंस। बहुत ही इजी है। आपको जैसा कि यहां से समझ में आ रहा होगा कि डोमेन में सारे एंगल्स होंगे और रेंज में सारी वैल्यूज होंगी। मतलब एक्स जो है वो क्या होंगे, सॉरी इधर आता है, डोमेन में सारी वैल्यूज होंगी इनवर्स के केस में। ये वाला ग्राफ तो हमने बना लिया, सॉरी ये वाला ग्राफ तो हमने बना लिया। अब जब हम इनवर्स के केस की बात करेंगे, इनवर्स के केस की हम लोग बात जब करेंगे, तो इनवर्स के केस में डोमेन में
वैल्यूज होंगी -1 से लेके 1 तक, तो यहाँ पे एक -1 पॉइंट फिक्स कर लिया, 0 और ये 0.1 फिक्स कर लिया। और रेंज मतलब y एक्सिस पे रेंज प्लॉट करते थे तो वहां पे एंगल्स मिलेंगे हमें, तो जैसे ये π/2 मिला, ये मिला -π/2, ठीक है। तो जब -1 वैल्यू होगी तो आंसर आएगा π/2, 0 पे 0 आएगा और 1 पे π/2 आएगा, तो इस तरह का ग्राफ मिलेगा, ठीक। फिर आगे चल के इस तरह से घूमेगा, ठीक है। इन शॉर्ट में मैं अगर बताऊं आपको ग्राफ, तो इस तरह का ग्राफ बनता जाएगा, ठीक। y एक्सिस के अलोंग, यही वाला मोशन जो है वो y एक्सिस के अलोंग चलेगा, ठीक। तो ग्राफ ऐसा सिलेबस में है नहीं, फॉर योर इन्फॉर्मेशन मैंने थोड़ा बहुत बता दिया, इसको आप बिल्कुल बना लीजिएगा अगर मन करे। बाकी इतना हमारे लिए जानना सफिशिएंट है दैट साइन इनवर्स फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम -1 to 1 अप टू एन इंटरवल जिस पर वो फंक्शन बोथ 1 और साइन फंक्शन बोथ 1 और ऑन टू हो जाए। तो उनमें से एक इंटरवल -π/2 से π/2 है, जिसको हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कहते हैं। जल्दी से फटाफट एक कॉस फंक्शन का भी हम लोग केस डिस्कस कर ले, उसके बाद बाकी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए प्रिंसिपल वैल्यू रेंज हम लोग मेमोराइज कर लेंगे। तो लेट अस से कॉस फंक्शन भी ले लेते हैं। फटाफट आ जाते हैं कॉस फंक्शन पे। तो लेट अस डिफाइन अ कॉस फंक्शन जिसका डोमेन जो है वो रियल नंबर है और रेंज जो है वो -1 से 1 है, जैसा कि हम जानते हैं। तो अगर मैं इसके ग्राफ की बात करूं तो ग्राफ पे कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। This is the maximum value 1 and minimum value -1. So we know कि cos 0 पे 1 होता है और फिर π/2 पे 0 होता है, ठीक है। -π/2 पे भी 0 होगा, ठीक। फिर पाई पे -1 होता है, पाई पे -1 होता है, 3π/2 पे फिर से 0 हो जाता है, -π पे भी -1 होता है, ठीक है। फिर 2π पे 1 हो जाता है, 5π/2 पे 0 हो जाता है। तो इस तरह से एक ग्राफ चलता है। सो फ्रॉम द ग्राफ अगेन इट इज वेरी क्लियर कि आप देखिए डोमेन में लाई करने वाले कई ऐसे पॉइंट्स हैं जिन पर वैल्यू जो है वो सेम मिल रही है। जैसे फॉर एग्जांपल 0 पे 0 आ रही है, π/2 पे 0 है, 3π/2 पे 0, 5π/2 पे 0। तो दैट मीन्स देयर आर a large number of points lying in the domain which have the same image in B, that is in the range. तो ये तो फंक्शन 1 नहीं है, तो इस फंक्शन को फिर से डिफाइन करना पड़ेगा, इसके डोमेन में कुछ चेंज लाना पड़ेगा ताकि ये फंक्शन 1 हो जाए। अब अगर हम ठीक से फंक्शन को ऑब्जर्व करें तो देखिए यहां से लेके यहां तक ये जो ब्रांच है, इस पूरी ब्रांच पर फंक्शन 1 है। मतलब ये ब्रांच कहां से कहां तक स्टार्ट हुई है, 0 से लेके पाई तक, ठीक। यार ये इंटरवल अगर पसंद नहीं आ रहा तो दूसरा इंटरवल अगर हम देखें तो पाई से लेके 2π तक, पाई से लेके 2π तक, फिर से ये जो इंटरवल है पाई से लेके 2π तक वाला, इस पर भी फंक्शन 1 है, ठीक। या फिर 0 से लेके -π की अगर हम बात करें तो इस पे भी फंक्शन 1 है। तो ऐसी कई ब्रांचेस हैं जिस पर फंक्शन 1 है, लेकिन थ्रू आउट द डोमेन ये 1 नहीं है। कई ब्रांचेस पर फंक्शन जो है कॉस फंक्शन वो 1 है। तो इस फंक्शन को हम फिर से डिफाइन कर देंगे एंड आउट ऑफ ऑल दीज ब्रांचेस देयर इज वन ब्रांच, स्पेसिफिकली वन ब्रांच टेकन जिस पर ये फंक्शन डिफाइन किया जाता है और उस ब्रांच को हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कहते हैं। और वो ब्रांच जो होती है वो 0 से पाई वाली होती है कि 0 से लेके पाई तक, ठीक, डिफाइन करें अगर। नाउ
इफ कॉस फंक्शन इज डिफाइंड एज, अगर कॉस फंक्शन को इस तरह से डिफाइन करें कि 0 से लेके पाई तक एंड फिर यहां पर वैल्यू -1 से 1, देन कॉस फंक्शन जो है इज बोथ 1 एंड ऑन टू। ऐसे केस में जो कॉस फंक्शन होगा वो 1 भी हो जाएगा और ऑन टू भी हो जाएगा, बोथ 1 एंड ऑन टू। और क्योंकि ये बोथ 1 भी है और ऑन टू भी है तो ये इन्वर्टेबल भी होगा, देयरफॉर कॉस फंक्शन बिकम्स एन इन्वर्टेबल फंक्शन। और अगर ये इन्वर्टेबल फंक्शन है तो इसको डिफाइन कर लेंगे कैसे, कॉस इनवर्स से। और जब इनवर्स करते हैं फंक्शन का तो ये उधर पहुंच जाएगा, ये इधर, यानी कि इनवर्स ऑफ कॉस कैसे डिफाइन हुआ, -1 से 1 एंड 0 से पाई। तो इससे आपको एक चीज और समझ में आ रही होगी कि जैसे अगर मैं लिख रहा हूं कॉस इनवर्स एक्स, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू निकालो, तो ये जो x है ये बेसिकली एक वैल्यू होगी जो लाई कर रही होगी -1 से 1 के बीच में, और ये जो पूरा आंसर है ये एक एंगल होगा जो कि लाई कर रहा होगा 0 से लेके पाई के बीच में। ठीक, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट कि जब मैं कॉस इनवर्स x लिखा होगा तो ये जो x है वो एक वैल्यू होगी जो -1 से 1 के बीच में लाई कर रही होगी, और ये जो पूरा कॉस इनवर्स x है ये एक एंगल होगा जो 0 से पाई के बीच में आना चाहिए, मतलब उसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के बीच में। तो मैंने आपको साइन इनवर्स x और कॉस इनवर्स x के लिए प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच बता दी है। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट the domain and principal value branch, that is range of other inverse trigonometric functions, right? So एक टेबल के थ्रू मैं आपको ये एक्सप्लेन करूंगा। functions domain and प्रिंसिपल वैल्यू, दैट इज, इसको हम लोग रेंज भी कहते हैं। तो रेंज और प्रिंसिपल वैल्यू, राइट। तो सबसे पहले हमने जिनके बारे में पढ़ लिया साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स, इन दो के बारे में मैंने आपको ग्राफिकली एक्सप्लेन कर दिया है। तो साइन इनवर्स का डोमेन -1 से 1 होता है, ठीक। डोमेन आपको याद करने की जरूरत नहीं है, जो साइन फंक्शन का रेंज होता है वही साइन इनवर्स का डोमेन होता है, ठीक है। जो कॉस फंक्शन का रेंज होता है वो कॉस इनवर्स का डोमेन होता है। तो कॉस फंक्शन का रेंज सबको पता है -1 से 1 होता है, तो कॉस इनवर्स का जो डोमेन होगा वो -1 से 1 होगा। और प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में ऑलरेडी आपको बता चुका था, -π/2 से π/2 आई थी इसमें। तो क्यों आई थी उसका रीजन मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं। और कॉस इनवर्स के केस में 0 से पाई आई थी, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। अब बाकी मैं सारे एक्सप्लेन नहीं करूंगा, सीधे आते हैं टैन इनवर्स। तो आप सभी लोग जानते थे टैन इनवर्स की रेंज रियल नंबर होती थी, तो अब की बार डोमेन हो जाएगा रियल नंबर, ठीक है। और प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच जो है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच वो क्या हो जाएगी, ठीक। इसके लिए हम बता देते हैं -π/2 से π/2 होती है। अब दोनों में फर्क क्या है, इन दोनों में फर्क क्या है, इस पे -π/2 से π/2 मीन्स इंक्लूडिंग -π/2 एंड π/2, बट इसमें -π/2 से π/2 मीन्स एक्सक्लूडिंग -π/2 एंड π/2। ये ओपन ब्रैकेट है, ये क्लोज ब्रैकेट है, तो प्लीज इस चीज का हम लोग ध्यान रखेंगे। फिर कॉट इनवर्स की बात करें तो कॉट इनवर्स का रेंज, कॉट थीटा का रेंज रियल नंबर होता है, तो कॉट इनवर्स का डोमेन
रियल नंबर हो जाएगा, सारे रियल नंबर यहाँ पे आ सकते हैं। और जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है फॉर कॉट थीटा वो क्या हो जाएगी, 0 से पाई हो जाएगी, बस 0 और पाई इंक्लूड नहीं होंगे, बस 0 और पाई इंक्लूड नहीं होंगे। देन वी हैव सेक इनवर्स। तो अगर आपको याद हो तो सेक थीटा का जो रेंज होता था वो सारे रियल नंबर होते थे, बस एक इंटरवल स्किप हो जाता था -1 से 1 वाला, ठीक है। तो इस बार इसका डोमेन वही हो जाएगा, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट एक इंटरवल हमें स्किप करना है -1 से 1 वाला, ये इंटरवल हमें स्किप कर देना है। ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट -1 to 1, जिसमें माइनस और 1 को नहीं स्किप करना है, हमको इंक्लूड रखना है, ठीक है। तो ये उसका डोमेन हो जाएगा, ठीक है। और जब हम प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच की बात करेंगे तो 0 से पाई, बस इसमें एक वैल्यू को एक्सक्लूड करना पड़ेगा जिस पर सेक थीटा डिफाइन नहीं होता है, वो होता है π/2, तो इस वजह से -π/2, ठीक है। और लास्टली हमारा होता है कोसेक इनवर्स, इसके लिए भी डोमेन सेम होता है। और रेंज की जब हम बात करेंगे तो जो साइन थीटा के लिए होता है वही होता है -π/2 से π/2, बट इसमें भी एक पॉइंट को इग्नोर करना होता है, वो होता है 0, जिसपे साइन फंक्शन डिफाइन नहीं होता है, ठीक। तो जिस फंक्शन पे डिफाइन नहीं है उस फंक्शन पे इनवर्स कहां से एग्जिस्ट करेगा, तो ये बात हो गई, ठीक। अब हम लोग को सिर्फ ये याद रखना है कि आगे चल के जब भी हमें प्रिंसिपल वैल्यू निकालने को आएगी, तो जैसे साइन इनवर्स फंक्शन के लिए निकालने को आई तो उसके लिए इसके यही इसी इंटरवल के बीच में आंसर लाई करना चाहिए। ऑल द आंसर्स शुड लाई बिटवीन द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ द गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अगर उसके बाहर हम लिखेंगे तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा, राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट द एक्सप्लेनेशन पार्ट ऑफ द चैप्टर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसके आगे का कोर्स जो है एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, it has been excluded by the CBSE board for class 12, so we will not be discussing that। हमारा सिलेबस हमको यहीं तक पढ़ने के लिए कहता है, हम यहीं तक पढ़ेंगे, राइट। और इसके बाद हम लोग अपने कुछ क्वेश्चंस की तरफ मूव करेंगे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन थैंक यू सो मच।